फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का क्लास है हम लोगों का हिंदी पेडालॉजी। और हम लोग आज हिंदी पेडालॉजी के 15 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जैसे हमारे एग्जाम में सीटेट में क्वेश्चन देखने को मिलता है। पहला क्वेश्चन देखिए, लिखित कार्य की जांच में बच्चों की सहायता लेने से क्या होगा। केवल पठन कौशल का अभ्यास होगा। केवल एक नेगेटिव कीवर्ड है, ठीक है। क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा है, नेगेटिव हो नहीं सकता, इसलिए पहला को काट दीजिए। दूसरा बोला, बच्चे ज़्यादा गलतियाँ ढूंढना सीख जाते हैं। गलतियाँ ढूंढना नहीं है भाई, हमें गलतियाँ ढूंढना एक नेगेटिव स्टेटमेंट होता है, ये कभी भी सही नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट, बच्चों को दूसरे की हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर और अवलोकन क्षमता का विकास का अवसर मिलता है। अवसर जो है एक पॉजिटिव कीवर्ड है, क्वेश्चन पॉजिटिव है और हमें पॉजिटिव कीवर्ड भी मिल गया है, ठीक है। इसके अलावा देखिए कि भाई बिल्कुल सही बात है ना कि सब बच्चे की राइटिंग अलग अलग होता है। जब बच्चे जो है सबका पढ़ेंगे तो उससे जो है दूसरे का लिखा हुआ राइटिंग को पढ़ने का अवसर भी मिलेगा, ठीक है। और अवलोकन क्षमता के विकास का भी अवसर मिलता है, बिल्कुल सही है। तो आंसर थर्ड जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सॉलिड विकार, जिसको हम लोग आर्टिस्टिक डिसऑर्डर में बच्चा अपने हाथ पैर हिलाने में कठिनाई का अनुभव करता है। दूसरा, सामाजिक अतः क्रिया और संप्रेषण में कठिनाई का अनुभव करता है। तीसरा, अक्सर खाने से मना कर देता है। चौथा, अपने ही कार्य में लीन रहता है। तो देखिए शॉलिन विकार में क्या होता है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो शॉलिन विकार में क्या होगा आपका कि सामाजिक अतः क्रिया और संप्रेषण में कठिनाई का अनुभव करता है, ठीक है, जिसको हम लोग आर्टिस्टिक डिसऑर्डर कहते हैं। तो बस इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए प्राथमिक स्तर पर भाषा नहीं सीखी जाती। दूसरा है, जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधना। दूसरा, भाषा का व्याकरण सीखना। तीसरा, मन की बात कहना सुनना। और चौथा, अपने अनेक जरूरतों को पूरा करना। अब देखिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के उद्देश्य में व्याकरण सीखना सम्मिलित क्यों नहीं है। तो भाई क्यों नहीं है, तो इसलिए नहीं है क्योंकि भाषा का व्याकरण सीखना, ठीक है, प्राथमिक स्तर पर भाषा नहीं सीखी जाती, यानी व्याकरण नहीं सीखी जाती है। तो सेकंड जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, जिस विधि में छात्र व अध्यापक विचारों का आदान प्रदान करते हैं वो विधि क्या कहलाती है। प्रश्नोत्तर विधि, विचार विमर्श विधि, निगमन विधि और प्रयोजना विधि। हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका विचार विमर्श विधि होगा, ठीक है। आदान प्रदान में क्या होता है, यहाँ पे विचार विमर्श विधि होता है। तो आंसर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, हिंदी भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा निबंधनात्मक परीक्षाओं का लाभ है। पहला ऑप्शन है, इसके द्वारा इस बात का भी पता चलता है कि छात्र किस प्रकार से विचारों को संगठित करके सीख सकता है। दूसरा, इन परीक्षाओं में बहुधा एक ही प्रश्न पर भिन्न भिन्न परीक्षक भिन्न भिन्न अंक प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है, इसमें पूरे पाठ्यक्रम पर बल नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट है, इन परीक्षाओं के निश्चित उद्देश्य न होने के कारण इनमें वेदता का अभाव पाया जाता है। हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा कि कौन सा निबंधनात्मक परीक्षाओं का लाभ है। तो इसके द्वारा इस बात का भी पता चलता है कि छात्र किस प्रकार से अपने विचारों को संगठित करके लिख सकते हैं। तो देख सकते हैं, अगर आप किसी भी बच्चे को स्टोरी राइटिंग दें या आप ऐसे राइटिंग दें तो सभी बच्चा का लिखने का जो तरीका होता है ना वो अलग अलग होता है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पहला जो रहेगा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, शिक्षण की डैश उस विधि को कहते हैं जिसमें सामान्य से विशिष्ट अथवा सामान्य नियम से विशिष्ट उदाहरण की ओर बढ़ा जाता है। निगमन विधि, आगमन विधि, प्रयोजना विधि, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे निगमन विधि हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, निगमन विधि होगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जब हम सामान्य से विशिष्ट अथवा सामान्य नियम से विशिष्ट उदाहरण की ओर बढ़ते हैं उसको हम लोग निगमन विधि कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, निगमन विधि कहते हैं, ठीक है। और आगमन विधि, अब देखिए निगमन विधि किसको कहते हैं और आगमन विधि किसको कहते हैं। आगमन हम लोग इसको इंग्लिश में इंडक्टिव मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं, इंडक्टिव मेथड कहते हैं। और निगमन को क्या कहते हैं, इंग्लिश में डिडक्टिव मेथड कहते हैं, डिडक्टिव मेथड कहते हैं। यहाँ पे बोले नियम से विशिष्ट उदाहरण की ओर, तो इसको याद रखिएगा, RED, ठीक है। मतलब पहले नियम रूल, फिर उसके बाद आपका एग्जाम्पल, फिर उसके बाद एग्जाम्पल, वो डिडक्टिव मेथड मतलब निगमन विधि में आता है, निगमन विधि में आता है, ठीक है। तो निगमन विधि में किसको क्या कहेंगे, रेड मतलब डिडक्टिव मेथड इसको, ठीक है। इसमें पहले रूल्स आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, एग्जाम्पल आएगा, ठीक है, यानी उदाहरण आएगा। पहले नियम आएगा फिर उदाहरण आएगा, उसको हम लोग निगमन विधि कहते हैं। और अगर पहले उदाहरण आएगा फिर नियम आएगा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, आगमन विधि कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं,
है आगमन विधि कहते हैं। मतलब पहले क्या आएगा, पहले आपका एग्जाम्पल आएगा, फिर आपका रूल आएगा, तो उसको हम लोग आगमन विधि कहते हैं। अब जैसे कि समझिए कि निगमन विधि, डिडक्टिव मेथड किसको कहते हैं, बोल रहा है पहले नियम, तो हम क्या बताएंगे, किसी संज्ञा जो है, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान को हम लोग क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। ये तो हम आपको क्या बताए, रूल बताए, नियम बताए। अब हम बोलेंगे राम, राम क्या है, राम तो तुम्हारा संज्ञा है, तो ये क्या बताया, अब हम उदाहरण दिए, ये हो गया निगमन विधि, ठीक है, यानी डिडक्टिव मेथड। अब सुनिए इंडक्टिव मेथड क्या होता है, यानी आगमन विधि। हम बोलेंगे राम जो है ना, ये संज्ञा है, राम क्या है, संज्ञा है, हम तो उदाहरण दे दिया। अब बोलेंगे किसी व्यक्ति वस्तु स्थान को हम लोग क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। अब हम उसका क्या बताए, रूल बताए, तो ये कौन सा मेथड हो गया, ये आगमन विधि हो गया। तो सामान्य नियम से विशिष्ट उदाहरण की ओर अगर हम लोग जाते हैं तो उसको हम लोग निगमन विधि कहते हैं। तो याद रखिएगा, तो यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन होता है, हमें भी कन्फ्यूजन हुआ था, इसलिए बस ये रेट को याद रखिएगा कि डिडक्टिव को हम लोग रेड होता है, मतलब पहले रूल, फिर एग्जाम्पल, फिर इसको डिडक्टिव मेथड कहते हैं, डिडक्टिव को हम लोग हिंदी में निगमन विधि कहते हैं। ये जो क्वेश्चन है इंग्लिश में भी पूछा जाता है, हिंदी में भी पूछा जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तनी शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास सावधानिक महत्वपूर्ण है, लेख, अनुलेख, श्रुति लेख, इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ पे वर्तनी शिक्षण बोल रहा है, ठीक है, तो इसके लिए सबसे उपयोगी क्या होगा, यहाँ पे श्रुति लेख हो जाएगा। श्रुति लेख किसको कहते हैं, यानी डिक्टेशन हम लोग इंग्लिश में कहते हैं। जैसे कि हम लोग होता है ना कि मैम बोलती है, उसका हम लोग स्पेलिंग लिखते हैं, फिर मैम देखती है सही है कि गलत है, उसको श्रुति लेख कहते हैं। नेक्स्ट है, अनुभव द्वारा व्यवहार में रूपांतर लाना ही अधिगम है। ये कथन किसका है, बिल्कुल सही है। अधिगम क्या होता है, अधिगम क्या होता है, हम अपने अनुभव के द्वारा जो सीखते हैं उसको अधिगम कहते हैं। तो वही तो कह रहा है, तो ये स्टेटमेंट किसने दिया है, ये स्टेटमेंट ने गेट्स ने दिया है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भाषा शिक्षण का संप्रेषणात्मक उपागम। पहला, भाषिक संरचनाओं की जानकारी पर बल देता है। दूसरा, संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देता है। तीसरा है, मातृभाषा प्रयोग का निषेध करता है। चौथा है, बोलना कौशल पर बल देता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो भाषा शिक्षण का संप्रेषणात्मक उपागम जो है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, बोलना कौशल पर ये बल देता है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर 4 जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली भारतीय कक्षाओं में भाषा शिक्षण के लिए आवश्यक है परस्पर बातचीत के लिए अनेक अवसरों का निर्माण करना। अब देखिए हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पहला ही जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ अवसर पॉजिटिव है और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हमें अवसर का निर्माण जो है करना है, तो बिल्कुल सही है भाई। तो पहला जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, लेकिन दूसरा और तीसरा भी देख सकते हैं। विद्यार्थियों को श्रवण व लेखन कौशलों के अधिकाधिक अवसर देना, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि श्रवण मतलब सुनने के लिए, और यहाँ पर भाषण मतलब बोलने के लिए, ठीक है। तो यहाँ बोलने के लिए अवसर देना, यहाँ पे लिखने के लिए अवसर देना, और लक्ष्य भाषा के विभिन्न भाषिक तत्वों का अधिकाधिक अभ्यास। अब देखिए तीनों में पॉजिटिव कीवर्ड है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अगर हम भाषा शिक्षण का अगर बात कर रहे हैं तो भाषा शिक्षण के लिए तो हमें बातचीत का अवसर देंगे ना, ठीक है। तो आंसर पहला, जितना ज़्यादा वो बोलेगा उतना ज़्यादा वो सीखेगा, तो पहला जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, सहायक सामग्री के अंतर्गत उन सभी साधनों को सम्मिलित किया जाता है जिनकी सहायता से छात्रों की पाठ्य में रुचि बना रहती है तथा वो उसे सरलतापूर्वक समझते हुए अधिगम के उद्देश्य को प्राप्त कर लेते हैं। ये कथन किसका है, एल्विन स्टॉक का, डैट का और कार्टर ए वुड का। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एल्विन स्टॉक का। तो देखिए हम आपको बता दें, हमारे सीटेट में भी आ सकता है या बहुत कम आने की ऐसा क्वेश्चन संभावना होती है जहाँ पे इस तरीके के स्टेटमेंट जो है पूछ लिया जाता है। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन के पीछे हमें नहीं भागना है। ऐसा क्वेश्चन को आप इसके मतलब एक क्वेश्चन के लिए ज़्यादा उतना मेहनत करना मेरे लिए, लेकिन आप KVS NVS की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये अच्छा है, ठीक है। नेक्स्ट है, विशेष क्षमता वाले बच्चों की कक्षा में लेखन कौशल के अभ्यास के लिए महत्वपूर्ण है विचारों की मौलिकता, शुद्ध वर्तनी का प्रयोग, आलंकारिक भाषा का प्रयोग, अक्षरों की सुंदर बनावट। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा शुद्ध वर्तनी का प्रयोग, ठीक है। लेखन कौशल के अभ्यास के लिए महत्वपूर्ण क्या है, शुद्ध वर्तनी का प्रयोग है। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन करते समय आप किस बात पर विशेष ध्यान देंगे, शुद्ध वर्तनी, परियोजना कार्य, शुद्धोच्चारण, विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की कुशलता। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो हम लोग विभिन्न संदर्भों में, आप देखे होंगे जब हम लोग इंग्लिश पढ़ते थे, ठीक है ना, तो स्टोरी पढ़ाने के बाद उसके बाद जो है हमें क्या कहते हैं ग्रामर पढ़ाया जाता था, ठीक है। इसी तरह हिंदी जब पढ़ते थे तो हिंदी करने के बाद अभ्यास
क्लास में जो है आपका व्याकरण के क्वेश्चन होते थे, ठीक है। तो विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की कुशलता, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका माधुरी पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करती है। इसका ये भाषाई व्यवहार दर्शाता है कि वो समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रही है, वो अटक टक कर ही पढ़ रही है, उसे पढ़ना बिल्कुल नहीं आता, वो पढ़ने में ज़्यादा समय लेती है। तो शब्दों की पुनरावृत्ति कर रही है, इसका मतलब क्या हुआ, वो पढ़ने में ज़्यादा समय लेती है, ठीक है। तो आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है उसने पढ़ा, उसने खाया, उसने चीखा जैसे प्रयोग भाषा प्रयोग दर्शाते हैं नियम का उल्लंघन, संदर्भ की समझ में ना होना, नियम कंठस्थ ना होना, नियमों का अति सामान्यीकरण। ये क्वेश्चन आपको अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, कॉन्सेप्ट सेम में, तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे नियमों का अति सामान्यीकरण हो चुका है, ठीक है। तो आंसर 4 जो रहेगा करेक्ट आंसर हो गया। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल में नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।